कहानी उस समाज की है जहां गरीब किसान और मजदूर अपनी रोज की रोटी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन अमीरों की तिजोरी कभी खाली नहीं होती। ये कहानी है रामलाल की, जो अपनी भूख और गरीबी से जूझते हुए ऐसे फैसले लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। ये कहानी न केवल गरीबी की पीड़ा दिखाती है, बल्कि इंसानियत की उम्मीद भी जगाती है। गांव की चौपाल पर कुछ लोग बैठे बीड़ी पी रहे हैं। कुछ लोग खेतों से लौटे हैं और थके हुए हैं। एक और रामलाल भूखा प्यासा बैठा है। उसका शरीर कमजोर लग रहा है। अरे रामलाल, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ खाया भी है या नहीं? कहाँ मोहन, घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। बच्चे भी भूख से रो रहे हैं। लेकिन कल तो तुझे मजदूरी के पैसे मिले थे ना? हाँ मिले थे, पर आधे कर्ज में चले गए और आधे से बस थोड़ा सा आटा लिया था, वो भी खत्म हो गया। सरकार तो कहती है कि हर गरीब को राशन मिलेगा, तुझे नहीं मिला क्या? राशन राशन लेने जाओ तो सरकारी बाबू कहते हैं कि नाम लिस्ट में नहीं है, और जब नाम जुड़वाने जाओ तो महीनों तक टाल मटोल करते हैं। सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि यह समस्या सिर्फ रामलाल की नहीं बल्कि पूरे गांव की थी। उसकी पत्नी गंगा और 2 छोटे बच्चे भूख से बेहाल बैठे हैं। माँ रोटी दो ना, बहुत भूख लगी है। थोड़ा पानी पी लो, अभी बाबा कुछ लेकर आएंगे। पानी से भूख नहीं मिटती मम्मी। अब क्या होगा राम, बच्चे भूख से रो रहे हैं। गंगा, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। रामलाल उठकर घर से बाहर चला जाता है। गंगा की आंखों में आंसू हैं। रामलाल का मन बेचैन है। रात हो चुकी है। वो खेत के किनारे बैठकर सोच रहा है, क्या सच में कोई रास्ता नहीं बचा? क्या मुझे अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए चोरी ही करनी पड़ेगी? वह गांव के अमीर जमींदार रतनलाल के घर की तरफ देखता है। उसके गोदामों में इतना अनाज पड़ा है कि सड़ जाता है, और मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या यह न्याय है? वह तय करता है कि रात में चोरी करेगा। रात का समय रामलाल जमींदार के घर में चोरी करने जाता है। वह अनाज की बोरियों के पास पहुंचता है और एक बोरी उठाने ही वाला था कि तभी जमींदार जाग जाता है। कौन है वहाँ? मैं रामलाल। चोरी कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आती है क्या? मालिक, मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, मजबूरी में चोरी करनी पड़ रही है। अगर सच में भूख ने इसे इस हद तक ला दिया तो दोष इसका नहीं, हमारी व्यवस्था का है। जमींदार भावुक होकर रामलाल को अनाज दे देता है और कहता है, आज के बाद चोरी मत करना। अगर जरूरत हो तो सीधे मेरे पास आना, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। रामलाल रोते हुए जमींदार के पैर छूता है और घर लौट जाता है। जमींदार रतनलाल रात के समय अपने घर लौटता है। उसकी पत्नी सुमित्रा कमरे में बैठी हुई है। जैसे ही वह दरवाजे से अंदर आता है, उसकी पत्नी देखती है कि उसका चेहरा गंभीर और सोच में डूबा हुआ है। अरे, इतनी देर से कहाँ थे आप? और ये चेहरे पर इतनी गहरी सोच क्यों? सब ठीक तो है ना? सुमित्रा, आज रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच ही बदल दी। ऐसा क्या हो गया, बताइए ना। मैंने रामलाल को अपने गोदाम से चोरी करते हुए पकड़ लिया। क्या? वो तो शरीफ इंसान है, चोरी करने कैसे आ सकता है वह हमारे घर में? यही सोचने वाली बात है। जब मैंने उससे पूछा तो वो फुट फुट कर रो पड़ा। कहने लगा कि उसके बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, घर में खाने का एक दाना भी नहीं है। हे भगवान, इतनी गरीबी! हाँ सुमित्रा, और सोचो, हमारा गोदाम अनाज से भरा पड़ा है, पर रामलाल जैसे लोग भूखे सो रहे हैं। ये कैसा न्याय है? तो आपने क्या किया? पुलिस बुलवाई? नहीं, पहले तो मैं भी गुस्से में था, लेकिन जब उसकी हालत देखी तो मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे माफ कर दिया और उसे अनाज भी दे दिया। जमींदार कुछ देर खामोश रहता है, फिर एक गहरी सांस लेता है। लेकिन सुमित्रा, यह एक आदमी की समस्या नहीं है। हमारे पूरे गांव में कई रामलाल होंगे जो भूख से मर रहे होंगे। हाँ, यह तो सच है। कई बार हमने सुना भी है कि गरीबों को राशन नहीं मिलता, सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं पहुंचता। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैं अंधा बना रहा। मैं खुद को अमीर समझता था, पर असली अमीरी क्या होती है आज समझ में आया है मुझे। आप जैसा इंसान अगर बदलाव लाने का फैसला कर ले तो पूरा गांव बदल सकता है। हाँ, अब से कोई भी गरीब मेरे गांव में भूखा नहीं रहेगा। मैं अपने गोदाम का अनाज जरूरतमंदों में बांटूंगा और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी सबको दूंगा, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके। यही सच्ची इंसानियत है। मैं भी इसमें आपकी मदद करूंगी।
दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। उस रात जमींदार और उसकी पत्नी में गांव में बदलाव लाने की ठान ली। अगले दिन गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा होते हैं। रामलाल वहां आता है। क्या हुआ रामलाल, अनाज मिला तुझे? हाँ मोहन, मिला, लेकिन मैंने जो किया वो सही नहीं था। लेकिन भूख के कारण तुझे ऐसा करना पड़ा, इसमें तेरा दोष क्या है? तभी जमींदार भी वहां आ जाता है। रामलाल की हालत देखकर मैं समझ गया कि गांव के हालत ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने तय किया है कि अब हर गरीब परिवार को हर महीने अनाज दूंगा। भगवान भला करे इस मालिक का। लेकिन यह समस्या सिर्फ हमारे गांव की ही नहीं है, सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। सही कहा तुमने, हम सबको मिलकर आवाज उठानी होगी। भूख से लड़ने का रास्ता चोरी नहीं बल्कि एकता और संघर्ष है। क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं। रामलाल के दोनों बेटे छोटू और कमल कई दिनों बाद पेट भरकर खाना खाकर स्कूल आए हैं। उनके चेहरे पर खुशी झलक रही है। उनके दोस्त मोहन और रवि उनसे बात कर रहे हैं। अरे छोटू, आज बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? हाँ भाई, आज सुबह अच्छे से खाना खाया है। अच्छा, तो पहले क्या तुम लोग खाना नहीं खाते थे? खाते थे, लेकिन कभी आधी रोटी मिलती थी, कभी सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ता था। क्या? सरकार तो कहती है कि गरीबों को मुफ्त राशन मिल रहा है, तुम्हारे घर में राशन क्यों नहीं आता है? बाबा कहते थे कि राशन दुकान वाला अनाज नहीं देता, बोलता है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं है। और जब सरकारी दफ्तर जाते तो वहाँ के लोग बोलते कि अगले दिन महीना आना, अगले दिन आना, अगली साल आना। तो अब अचानक से सब कुछ कैसे बदल गया? क्योंकि अब जमींदार चाचा ने गांव के सारे गरीबों को राशन देने की बात कही है। बाबा कहते हैं कि अब कोई भूखा नहीं रहेगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। इतने में टीचर मिस वहाँ क्लास में आती हैं और बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। लेकिन वो देखती हैं कि आज छोटू और कमल क्लास में ज्यादा एक्टिव है। अरे वाह छोटू, आज तुमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, क्या बात है? मैडम, पहले भूख लगती थी तो पढ़ाई में मन नहीं लगता था, अब पेट भरता है तो दिमाग भी अच्छा चलता है मेरा। पूरी क्लास हंसने लगती है। मिस वर्मा की आंखों में गर्व और थोड़ा दुख दोनों झलकते हैं। बच्चों, यही कारण है कि हर इंसान को उसका हक मिलना चाहिए। भूख से लड़ाई सिर्फ पेट की ही नहीं, दिमाग की भी होती है। अगर गरीब बच्चे भूखे रहेंगे तो वो कैसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे? मैडम, हम आगे चलकर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कोई भी बच्चा भूखा ना रहे। यही सोच तुम्हें एक अच्छा इंसान बनाएगी बेटा। क्लास में सब तालियां बजाने लगते हैं। छोटू और कमल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आज वे सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे थे बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सीख रहे थे। गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। वह बहुत दयालु और परोपकारी थी। उसके पिता किसान थे और सीमित संसाधनों में भी हमेशा दूसरों की मदद करने की सीख देते थे। एक दिन की बात है, सीमा अपने घर के बाहर खेल रही थी कि उसने देखा कि एक गरीब बूढ़ी औरत ठंड से कांप रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बहुत भूखी लग रही थी। सीमा दौड़कर उसके पास गई। दादी, क्या हुआ? आप इतनी ठंडी में यहाँ क्यों बैठी हैं? बेटी, मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। कई दिनों से भूखी हूँ और ठंड भी बहुत लग रही है। सीमा को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत अपनी शाल उतारकर बूढ़ी औरत को उड़ा दी और घर की ओर दौड़ी। सीमा रसोई में जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, क्या हम इस दादी को खाना दे सकते हैं? ये बहुत भूखी है। बिल्कुल बेटी, जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। माँ ने रोटियां और सब्जी परोसी और सीमा वो खाना लेकर बाहर गई। बूढ़ी औरत ने खाना खाया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे। सीमा मुस्कुराई और बोली, दादी, अगर हम दूसरों की मदद करें तो असली खुशी हमें ही मिलती है। उस दिन से गांव के लोग सीमा को दानवीर लड़की कहने लगे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहती थी।